हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द सेल, यानी कि कोशिका से अंग तंत्र तक। इस चैप्टर में हमने अभी तक बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने डेफिनेशन समझी सेल की। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे सेल से मिलके बने हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है। कुछ सेल्स होते हैं जो कि प्रॉपर बड़े साइज के भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मुर्गी के अंडे की, तो वो एक बड़ा सेल है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेल्स को दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स और बाईसेलुलर स्ट्रक्चर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से अधिक सेल से बनते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर हमने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। हमने ये पढ़ा कि उसमें कई सारे सेल्स में कई सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूएंस एंड सो ऑन। फिर हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, तीन तरीके की प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच के डिफरेंसेस को समझा। और फिर उसके बाद हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। उसके बाद जो अगली टॉपिक हमने पढ़ी वो है कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स दो स्टेप में हम इसको समझ सकते हैं। पहला हम नर्वस सिस्टम को समझेंगे और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझेंगे। तो नर्वस सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर से हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रिवाइज करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। बात करें अगर एनिमल्स की, यानी कि जंतुओं की, तो तांत्रिक समन्वय के अलावा रासायनिक पदार्थों के हिसाब से भी उनके अकॉर्डिंग भी कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो नर्व्स के थ्रू होता है उसमें, यानी हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, नर्व्स, स्पाइन और ब्रेन। तो इन चीज़ों के थ्रू नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू, यानी कि हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी को मैनेज करते हैं, इनका जो भी कोऑर्डिनेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में निकलते हैं और फिर अलग अलग प्रोसेसेस में एक्ट करते हैं, उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स कहलाते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। हार्मोन्स जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में जाते हैं। एक तरीके से ये जो भी इंफॉर्मेशन है, केमिकल इंफॉर्मेशन है, वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते, बॉडी पार्ट्स के अलग अलग सेल तक पहुंचाते हैं और उसे अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू बॉडी में हर एक पार्ट में जाके, हर एक सेल के पास जाके उसे जो भी उसका काम है वो उसकी जो क्रिया है वो कराने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें तो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जैसे कि आप हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, जिसे कि आप हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जब इससे निकलने वाला जो हार्मोन है एड्रिनालिन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अथवा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर हमारी बॉडी को इस एक्साइटेड स्टेट से या इससे नॉर्मल एक स्टेट में लाने के लिए जिस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम नॉन एड्रेनालिन कहते हैं। इसी तरीके से शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पैनक्रियाज है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। इस तरीके की बहुत सारी ग्रंथियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं और उनका मेन काम क्या होता है? ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करना जो कि ब्लड के थ्रू हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएं
और जो भी चेंजेस हैं, जो भी काम है, वो उन सेल्स को बताएं कि अच्छा किस सेल को किस तरीके का काम करना है। अभी अगर हम एग्जाम्पल लें एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो उसमें जो हार्मोन होता है उसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, जो कि शरीर को ग्रो करता है, जिससे कि शरीर ग्रो होता है। और अगर बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे ही जो हमारा पैनक्रियाज है, जिसे कि आप अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, वो क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो कि ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल करता है। और इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। अगली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में समन्वयन। प्लांट्स में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, यानी नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन नेचर में हो रहे जितने भी चेंजेस हैं उसके हिसाब से प्लांट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। हार्मोन्स कोऑर्डिनेशन के साथ साथ पौधों में ग्रोथ, लाइट और वाटर के थ्रू जो भी सेंसेशंस उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो भी चेंजेस वो फील करते हैं, उसको भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि लास्ट टर्न पे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि चना या मटर के खेतों में पौधों की जो इनिशियल स्टेज है ग्रोथ की, उसमें किसान उसे ऊपर से खोंट लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी हम इस तरीके से प्लांट्स को जो चना और मटर का जो प्लांट है उसको हम खोंट लेते हैं, होता क्या है कि ये जो प्लांट है उसको जब हम खोंट लेते हैं ऊपर से, तो पौधों को खोंट लेने से पौधों में जगह जगह और अधिक शाखाएं निकलने लगती हैं। और ऐसा किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सिन नाम के प्लांट हार्मोन की वजह से होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है, पौधों में समन्वय होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि प्लांट हार्मोन्स के, जैसे कि ऑक्सिन मैंने अभी बताया, ये कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है और इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। फिर ऐसे एक और एग्जाम्पल है इथिलीन, जो कि कच्चे फलों को, जैसे कि आम है, संतरा, केला, इसको जल्दी से पकाने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन है, जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और इसी तरीके से एक और प्लांट हार्मोन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जिब्रेलिन, जो कि जिसका की इफेक्ट क्या है कि इसके प्रभाव से तने के पर्व जो हैं वो लंबे होते हैं। ये अंगूरों के आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट चीज जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि हम पढ़ेंगे वो ये है कि हाउ डू सेल्स मल्टीप्लाई। सेल कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, उनका नंबर कैसे बढ़ता है, किस तरीके से सेल्स ग्रो करते हैं। जब भी कोई प्लांट या एनिमल ग्रो करता है तो उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। ऑर्गेनिज्म की जो साइज है उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब जो इसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि जो भी सेल्स हैं उस ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑर्गेनिजम्स इस वजह से नहीं बढ़ते हैं क्योंकि सेल ग्रो कर रहा है, सेल की साइज बढ़ रही है या फिर ऐसा कुछ नहीं। ऑर्गेनिज्म इस वजह से ग्रो करता है क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लाइक 5 to 20 to 25 एंड सो ऑन, इस तरीके से करके लाइक एक सेल जब भी ग्रो डिवाइड होगा तो वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। तो सेल्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि सेल्स जो हैं वो एक प्रॉपर साइज तक पहले ग्रो होते हैं और फिर उसके बाद एक सेल 2 नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको कि हम डॉटर सेल कहते हैं। सेल क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल इन साइज है, फिर इसकी साइज एक हद तक ग्रो होती है और उसके बाद ये सेल 2 नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इन दोनों नए सेल्स को हम डॉटर सेल्स कहते हैं। ये जो प्रोसेस है जिससे कि नए सेल्स बनते हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं, उस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। फिर क्या होगा, ये जो सेल है ये फिर थोड़ा कुछ साइज में ग्रो करेगा और वापस से जब इसका स्टेज आएगा डिवीजन का तो फिर ये वापस से स्मॉल स्टेजेस में डिवाइड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से पहले के लेवल में 2, फिर 4, फिर ऐसे कर करके ग्रोथ होती चली जाती है। ठीक है, सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है
सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, इसलिए भी कि जो हमारे पुराने सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनका रिप्लेसमेंट हो। अप्रॉक्सीमेटली मिलियन ऑफ सेल्स हर रोज हमारी बॉडी में डेड होते हैं, और फिर एवरी सेकेंड जैसे ही वो डेड होते हैं फिर नए सेल्स उनको रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, जो ना सिर्फ कि ग्रोथ में जिसका रोल है, बल्कि इसमें भी रोल है कि जो भी डेड सेल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट हो। आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम, एक सेल है जो कि एक प्रॉपर साइज तक ग्रो होता है, और फिर इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन हो रहा है। पहले हल्का सा कर्व दिखाई दे रहा है आपको, फिर ज्यादा दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद ये एक सिंगल सेल जो था वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया। इन दोनों सेल्स को हम डॉटर सेल्स कहेंगे, और ये जो पहला सेल था जो कि डिवाइड हुआ है वो क्या है, पेरेंट सेल है। ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। तो आई होप इस चैप्टर के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। अगले टर्न पे हम इसी तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे। तो अगर कोई डाउट है जो आपको पूछना है तो यू कैन कमेंट दैट डाउट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।